वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि संयाति नवानि देहि। भगवत गीता में परिवर्तन को परम सत्य के समीप रखा गया है। प्रकृति की स्थिरता में भी परिवर्तन की सतत प्रक्रिया जारी रहती है। मनुष्य को इस परिवर्तन के साथ चलना होगा, इस परिवर्तन को समझना होगा, इसके अनुरूप स्वयं को ढालना होगा और इस परिवर्तन से पैदा चुनौतियों का सामना करना होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इन चुनौतियों के आगे निहत्था छोड़ दिया गया है। उसके पास कई हथियार हैं, जैसे उसकी उत्सुकता, कौतूहलता, उसकी प्रयत्नशीलता, ज्ञान को लेकर उसका हट। भगवत गीता की ये बातें कभी अप्रासंगिक नहीं थीं और ना ही होंगी। भारतीय शिक्षा और ज्ञान का ये आधार भी रही हैं। बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस बात का उदाहरण है। 371 एकड़ जमीन में फैले इस संस्थान में प्रकृति हर जगह अपनी छटा बिखेरे दिखाई देती है, लेकिन इस हरियाली तले पनपती है आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ प्रकृति से मिली चुनौतियों की ही तैयारी नहीं करती, बल्कि प्रकृति को बचाने का भी प्रयत्न कर रही है। इस संस्थान की स्थापना के पीछे भी कहानी है आध्यात्म और विज्ञान की। ये इंस्टीट्यूट श्री जमशेदजी टाटा के विजन से शुरू हुआ। 1892 में उनको ये लगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के यंग लोग हैं उनको भी रिसर्च मिलनी चाहिए। कुछ ही सालों पहले वहाँ पे यूएस में कैलटेक और जॉन्स हॉपकिंस का निर्माण हुआ था। 1870s में हुआ था निर्माण उनका। तो उनकी देखा देखी उन्होंने कहा कि इसी तरह के इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में होने चाहिए। तो उन्होंने कुछ भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप दी और पढ़ने भेजा बाहर विदेश। तो उनको ये भी ख्याल आया कि इस तरह की संस्था यहाँ भी होनी चाहिए। फिर वो जा रहे थे यूएस, उनको शिप में स्वामी विवेकानंद मिले। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको बोला कि हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन आप खोलिए, बनाइए हिंदुस्तान में। तो वहाँ से चर्चा शुरू हुई और फिर 1909 में ये इंस्टीट्यूशन बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत महज 2 विभागों से हुई थी। ये विभाग थे जनरल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। लेकिन आज इस संस्थान के 6 डिविजन्स में कुल 40 डिपार्टमेंट्स संचालित किए जाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रियली इसका जो कि बेसिक निर्माण हुआ वो हुआ कि हमारे देश की जो कि युवा छात्र हैं उनको शोध करना सिखाया जाए। तो उसी की तरह ये शुरू हुआ। और फिर यहाँ पे चलते चलते इसमें कई डिपार्टमेंट निर्माण हुए, कुछ विज्ञान के, कुछ इंजीनियरिंग के। अब ये 2019 में ये इंस्टीट्यूशन में करीब आधा इंस्टीट्यूशन विज्ञान का है, आधा इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग का है, और दोनों बहुत तालमेल में काम करते हैं। पिछले 125 सालों में विज्ञान ने जिस गति से तरक्की की है उतनी मानव इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन इस तरक्की का एक काला पन्ना भी है। हमारा पर्यावरण दूषित हो चुका है। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार मानव जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ऐसे में IISc का फिलहाल सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है प्रकृति के साथ रहकर विकास की रफ्तार को बनाए रखना। इस काम को अंजाम दे रहा है संस्थान में मौजूद सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। इस इमारत को ही देखें तो इसमें भट्ठे में बनी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये ईंटें बालू और मिट्टी से बनी हैं।
यहाँ ऊर्जा के उन स्रोतों की खोज पर काम चल रहा है जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे ये बायोगैस प्लांट। इसमें फफूंदी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ एक केबिन ऐसा भी है जिसे बेकार हो चुके सोलर पैनल से बनाया गया है। यहाँ गटर साफ करने के लिए एक यंत्र भी बनाया गया है जिसे अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान को गंदगी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस यंत्र में लगे सेंसर और नाइट विजन कैमरा गटर में मौजूद पानी के पीएच लेवल और अवरोध की तस्वीर मोबाइल फोन पर दे देते हैं और साफ सफाई का काम यह यंत्र खुद कर देता है। वैसे इस यंत्र को जिस कमरे में रखा गया है उसकी छत सोलर पैनल से बनी है, जहां सर्दी में हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर कहें तो इस संभाग का पूरा जोर ऊर्जा बचाने और उत्पादन पर है। We are working on biogas technology, जैसा जो ट्रीज, वेजिटेशन, ग्रीनरी हो, पत्ते, इनसे एनर्जी कैसा निकाले वो भी बनाते हैं। द अदर साइड जो लकड़ी जो मिलता है उससे गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसर गैस, वो भी वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग टू जापान। देन नाउ वी आर वर्किंग ऑन वेस्ट टू एनर्जी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज अनदर जेंटलमैन हु इज वर्किंग ऑन हाइड्रो टर्बाइंस, ताकि रिवर फ्लो जो है वो फ्लो का से एनर्जी निकाल के वी कैन पंप वाटर विदाउट कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। साइंस के सभी तत्वों पर रिसर्च करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आखिर पानी कैसे छूट सकता था। साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर वाटर रिसर्च में पानी के सारे आयामों पर शोध किया जाता है। इसमें पानी के वितरण से लेकर पानी के प्रदूषण जैसी समस्याएं शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में हमने केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भीषण बाढ़ का सामना करते हुए देखा है, जिसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। संभाग की कोशिश है कि एक ऐसा फोरकास्ट मॉडल तैयार किया जाए जिससे कम से कम 3 दिन पहले ही ऐसी बारिश की भविष्यवाणी की जा सके। आजकल बारिश का एक और पैटर्न देखा जा रहा है, एक ही जगह पर कम समय में भीषण बारिश। ऐसे में बाढ़ आती है और हम पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को संभाल नहीं पाते। संभाग इस समस्या से निपटने की दिशा में भी काम कर रहा है। The contamination in the distribution system can happen because of 2 reasons. One is at the source itself. When you are drawing the source, even after treatment, there is a possibility that there are contaminants enter into the distribution system from outside. You know, especially in India, there are also in many places there are dual systems. That is, the water supply system as well as the sewerage system are going side by side. So if there are leakages happening, these two can get mixed, and therefore there is an external source of contamination. But you imagine some infrastructure that is created 30-40 years ago, and by itself it has, let's say, corroded and so on. The water that is flowing into that in such a system, that will also get contaminated just by virtue of its flowing. So the work that we are doing in that direction is to detect whether the water flowing within these distribution systems are carrying contaminants, and even the chlorination type of dosage that we give, at which location, what type of chlorination dose is necessary, because you cannot be overdosing also. So exact optimum dosage of chlorination and disinfectants at which location you want to provide. We are developing sensors as well as using these sensors to exactly pinpoint what type of contamination at what location it is happening and so on. पिछले कुछ सालों में शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आए हैं, जिसके चलते अब बेहतर अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IISc का सेंटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग सिटी ट्रांजिट सिस्टम और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे बेहतर अर्बन प्लानिंग को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए लोगों की ट्रांसपोर्टेशन इक्वालिटी को मैथमेटिकली समझा जाता है। लोग कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, कितना करते हैं,
क्यों करते हैं और इसके लिए किन किन साधनों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा यहाँ लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। We are trying to understand through mathematical models and game theoretic models on what type of arrangements between transit systems and last and first mile providers, such as these app-based as and when needed service providers for mobility, for example Olas and Ubers and so on and so forth. What type of arrangements will work well so that both these systems, the transit service provider and app-based service provider, will be in profit. At the same time, overall congestion reduces. तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और आधुनिक आविष्कारों पर निर्भरता के चलते इनका प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। IISc के सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स में न सिर्फ नए सेंसर्स का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि इनमें डेटा कलेक्ट कर बेहतर प्लानिंग में भी मदद मिल रही है। ड्रोन कैमरा, पोल्यूशन सेंसर्स, बस सेंसर्स और ट्रैफिक सेंसर्स का इस्तेमाल कर जरूरी आंकड़े हासिल किए जाते हैं और फिर उन आंकड़ों की मदद से भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके चलते यह केंद्र स्मार्ट सिटी मिशन में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा इस सेंटर ने अपना खुद का एक रोबोट भी बनाया है। इस रोबोट का नाम है स्टोक। यह चल सकता है, भाग सकता है और यहाँ तक कि खेल भी सकता है। इतना ही नहीं, IISc के इस सेंटर ने प्री मैच्योर बेबीज के लिए एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन की है। This is basically to be used for babies in remote areas, rural areas, जहाँ पे प्रीमेच्योर बेबी को मैनेज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। सो इस तरह के बहुत से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे this kind of sensor technology you can make and put it. And another example is monitoring pollution. So pollution sensor बना के आप लगा दीजिए डिफरेंट जगह में, you start getting pollution data. IISc बेंगलुरु ने डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को भी बेहद क्रिएटिव अप्रोच दी है। संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को IISc का डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग फेस भी कहा जाता है। यहाँ छात्रों के पास मास्टर्स इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग और इन्हीं क्षेत्रों में एमटेक कोर्स के विकल्प मौजूद हैं। इसी सेंटर में साल 2001 में देश का पहला PhD इन डिजाइन प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन इस सेंटर की कवायद इन कोर्सेज से कहीं बढ़कर है। यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जरूरतमंदों के जीवन को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये प्रोस्थेटिक हैंड इसी सेंटर में तैयार किया गया है। इसकी खासियत है कि इसकी कीमत विदेशों से आयातित प्रोस्थेटिक हैंड से कई गुना कम है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई ज्यादा आसान है। इसका वजन भी विदेशी प्रोडक्ट की तुलना में बेहद कम है। हमारा फोकस डिजाइन में है ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसमें टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव, सोशली इम्पैक्टफुल एंड इस केंद्र में मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को चुटकी बजाते ही समझाने और सुलझाने के लिए एक स्टोरी बोर्ड गेम तैयार किया गया है, जिसका पासा आपको किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से ले जाते हुए किसी नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। लेकिन आज के समय में ये एडवांस इंस्टीट्यूट वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पीछे कहां रहने वाला है। अब कुर्सी पर बैठे इन रिसर्चर्स को ही देख लीजिए। अपनी आंखों को पॉइंटर डिवाइस की तरह प्रयोग कर टाइपिंग को अंजाम दे रहे हैं। पलकों को झपक कर क्लिक हो रहा है और आंखों को गड़ाकर टाइपिंग। अब ये रिसर्चर्स इसी तकनीक का उपयोग कर फ्लाइट सिमुलेटर के साथ काम कर रहा है, जिससे लड़ाकू विमान उड़ाते वक्त आंखों के इशारे से ही फायरिंग की जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर बैठकर अपने ऑफिस में रियल टाइम में जा सकेंगे? अगर नहीं, तो अब इस वर्चुअल रियलिटी तकनीक को जरा गौर से देखिए। इसमें आप रियल टाइम में कहीं से भी बैठकर अपने ऑफिस या घर के कोने में जा सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी, और यहाँ तक कि सेंसर्स की मदद से वहाँ मौजूद हीट एनर्जी का पता भी लगा सकते हैं,
जिससे कभी आग लगने जैसी आपात स्थितियों से निपटने में भी सहूलियत मिलेगी। इंडस्ट्री 4.0 का बात हर तरीके में हो रहा है। हर मिनिस्ट्री में बोल रहा है कि अभी इंडस्ट्री 4.0 करना है, लेकिन उनका लीडर कहाँ पे बनेगा? तो हम वो शुरुआत किए हैं। तो लग रहा है कि आज 5 साल में आप देखेंगे कि नया इंडस्ट्री शुरू हो जाएगा। हमारा स्टूडेंट जब बाहर आए और उसके हिसाब से न्यू इंडस्ट्री शुरू करें। अक्सर भारत में पॉलिसीज जमीन पर कारगर साबित नहीं हो पाती, जिसका बड़ा कारण है कि बनाई गई पॉलिसीज हमारे देश की समस्याओं के अनुरूप नहीं होती। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो आज भी भारत के कई हिस्सों में ब्लड या यूरिन टेस्ट आसानी से किया जाना संभव नहीं है। IISc के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस बात पर शोध किया जा रहा है कि कैसे स्वास्थ्य संबंधित जांचों को पोर्टेबल बनाकर ग्रामीण और पिछड़े हिस्सों में उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए यहाँ के वैज्ञानिक दिन रात उच्च स्तरीय शोध को अंजाम दे रहे हैं। संस्थान के इस केंद्र में हेल्थ साइंस से लेकर रॉकेट साइंस तक के लिए रिसर्च की जा रही है। यहाँ तक कि इन शोध के परिणामों का लाभ इसरो और DRDO तक को मिल रहा है। इस केंद्र में अपनी ही तरह में अनोखी नेशनल नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी मौजूद है, जहां MSME और गैस सेंसर्स पर काम किया जा रहा है। ये एक खास फैसिलिटी है जहां विशेष और शोध अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक माइक्रो और नैनो कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी भी मौजूद है। ऐसा हमारे यहाँ संशोधन हो रहा है, उसमें एक उपकरण लाया है हमने। उसमें आप 5 विविध रक्त परीक्षा कर सकते हैं और 3 विविध मूत्र परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा हेल्थ केयर के लिए बहुत सारा संशोधन हो रहा है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर के लिए, उदाहरण के लिए इसरो हो सकता है, DRDO हो सकता है, उनके साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विज्ञान IISc के रिसर्च का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये संभाग कैंसर पर शोध को लेकर काफी चर्चा में रहा है। यहाँ पर कैंसर पर हो रही शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। संस्थान में पहली बार स्टेम सेल में कुछ खास जेनेटिक मटेरियल्स को डालकर कैंसर सेल में तब्दील किया गया है। इसका कारण भी था क्योंकि जिस तरह कैंसर सेल विभाजित होकर बढ़ते हैं, उसी तरह से स्टेम सेल भी बढ़ते हैं। ये समानता वैज्ञानिकों को बीमारी के शोध और निदान में काफी सहायता दे सकती है, खासकर तब जब कैंसर में अक्सर देखा जाता है कि एक अंग का रोग दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कैंसर कोशिका यानी सेल जिस प्रोटीन पर जिंदा रहती है उस पर वार किया जाए तो बीमारी के इलाज में सफलता हासिल की जा सकती है। नॉर्मल स्टेम सेल अटैच्ड रूप में ग्रो होता है। डिटैच्ड होना इनके लिए नॉर्मल नहीं है, किंतु कैंसर सेल डिटैच होता है। तो हमारा अभी करंट फोकस मेरे लैब में है कैसे सेल्स डिटैच होते हैं। ये डिटैच हो गए, ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, अन्य दूसरे ऑर्गन में जाते हैं, तो ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं। वैसे तो नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं, उनको अटैचमेंट से डिटैचमेंट किया तो, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जब कैंसर सेल पहुंच जाता है तो ये जीवंत कैसे रहते हैं। तो हम इसके लिए देख रहे हैं कि कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज सेल को जीवंत रख सकते हैं। इसमें हमने हमारे लैब की जो फाइंडिंग है, हमने देखा है कि AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बोल के एक प्रोटीन है जो कि अनेक स्ट्रेस कंडीशंस में एक्टिवेट होती है। कैसे स्ट्रेस कंडीशंस? हाइपॉक्सिया, जब ऑक्सीजन की कमी हो, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, खाना पीना कम हो। हमने क्या देखा है कि हमारे आविष्कार क्या है अभी, कि हमने देखा है कि यही प्रोटीन जब एक नॉर्मल सेल या कैंसर सेल अटैचमेंट से डिटैच होता है, इस डिटैच सेल में ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है। यदि इस प्रोटीन के एक्टिवेशन को हमने बंद किया तो ये जो कैंसर सेल है मर जाता है। तो हमारी लैब में अभी इस चीज़ को लेके बहुत खोज हो रही है कि क्या हम इस डिस्कवरी को, आविष्कार को पेशेंट तक ले जा पाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने विज्ञान को भारत के पारंपरिक ढंग से जोड़ने के लिए भी भरपूर कोशिशें की हैं। संस्थान के MRDG विभाग की एक लेबोरेटरी ने मसल्स और न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए इलाज आयुर्वेद में ढूंढ निकाला है। अब जरा इन मछलियों को देखिए, ये ज़ीब्रा फिश हैं।
इस लेबोरेटरी में इन मछलियों और फ्रूट फ्लाइज पर प्रयोग कर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किसी भी मसल डिसऑर्डर का इलाज किस तरह किया जा सकता है। यहाँ पर फिलहाल अनार पर एक ऐसा शोध किया जा रहा है जो दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल जारी इस शोध के अनुसार अब अनार का इस्तेमाल कर मिर्गी का उपचार भी किया जा सकेगा। आयुर्वेद में इस तरह से कई फल और जड़ी बूटियों से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन IISc की कोशिश है कि आयुर्वेद में मौजूद इन दवाओं को वैज्ञानिक आधार दिया जा सके। अगर यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो मिर्गी से लेकर अल्जाइमर तक का इलाज फलों से किया जा सकता है। We are the first one in the world actually to make apolipoprotein, actually which are involved in the Alzheimer disease. We made it in Drosophila and we screen for drugs derived from the say food-based plants, and we identify, for example, there is a small shrubby plant, उसका नाम है डेकालेपिस हैमिल्टोनी बोलते हैं। यहाँ पर वो लोग पिकल बना के खाते हैं। तो हमने दिखाया कि वो अल्जाइमर को डिजीज होने से पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं। IISc में कैंसर की जड़ में जाकर इलाज की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है। जैसे इस रोग की उत्पत्ति में कोशिका के DNA में पाया जाने वाला क्रोमोसोम बड़ी भूमिका निभाता है। कैंसर रोग की दशा में इन क्रोमोसोम का विभाजन होता है। संभाग ने पता लगाया है कि कई प्रोटीन हैं जो इन क्रोमोसोम के विभाजन को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस लैब में ये भी पता लगाया जा रहा है कि जब एक बार क्रोमोसोम के विभाजन की वजह से DNA टूट जाता है तो उसे कैसे जोड़ा जाए। वैज्ञानिक कुछ तत्वों पर काम कर रहे हैं जो इन टूटे DNAs को जोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर उनका प्रयोग सफल रहता है तो कैंसर के इलाज में ये मील का पत्थर साबित होगा। I can count on two major findings. One is with respect to discovering an inhibitor, a chemical inhibitor against one of the DNA double-strand break repair pathways in human cells, which is called SCR7, and which can block DNA repair pathway called non-homologous end joining, and such that the number of DNA breaks will get accumulated in cancer cells, and then that can activate the cell death pathways like apoptosis and so on. And so this was, I believe this is one of the major contributions from our laboratory, mainly because it has a potential to be used in cancer therapy. हम सभी जानते हैं कि हमारी कोशिका में पाए जाने वाले DNA में हमारी सारी शारीरिक सूचनाएं बंद होती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये तय होता है कि कैसे हमारे DNA में क्रोमोसोम्स रखे गए हैं। इन DNAs में ये क्रोमोसोम्स कुछ प्रोटीन्स के द्वारा बंधे होते हैं। अगर इन प्रोटीन्स में कुछ विकार पैदा होते हैं या ये काम करना बंद कर देते हैं तो इंसान को कैंसर सहित कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। Cohesin protein, it holds sister chromatids together and it helps in folding of the DNA loops to form the proper structure of the chromosome. So when it's not functioning, it's not binding DNA, then the configuration of the DNA inside the nucleus will be changed. It will be more open, it will be in a state that it's not supposed to be. So this can cause a lot of problems. It can cause errors in segregation of chromosomes. Often you might have seen in cancer cells, there are a lot of problems in chromosome numbers and rearrangements are seen. So some of them have been shown to be associated with cohesin mutations. IISc से पढ़कर निकले विद्यार्थी या रिसर्च स्कॉलर्स अब जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनना पसंद करते हैं। संस्थान ने ऐसे स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। यहाँ सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में मौजूद इंक्यूबेशन सेंटर में टेक्नोलॉजी, क्रिएशन और एडवांसमेंट की भरमार है। अब इस आधुनिक और नई इंडोस्कोपी स्टिमुलेशन तकनीक की ही बात करें तो कुछ युवाओं ने IISc के इसी इंक्यूबेशन सेंटर में इसे तैयार किया है। इसका इस्तेमाल इंटरनल ब्लीडिंग को ठीक करने के लिए किया जा सकेगा।
इसकी मदद से कुछ इस तरह से एक्सेस पाइप के माध्यम से शरीर के प्रभावित हिस्से को ठीक किया जा सकता है। अब इस इंक्यूबेटर में मौजूद युवाओं की इस क्रिएशन को देखिए। हमारे देश में रेल अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा है। इसके प्रबंधन में आने वाली एक बड़ी अड़चन को दूर करते हुए इन युवाओं ने ट्रैक स्विच करने का एक नया इंतजाम कर दिया है। अब तक हमारे देश में रेल को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर स्विच करने की प्रक्रिया पूरी तरह मैनुअल यानी हाथ से होती थी, लेकिन इस इन्वेंशन के बाद अब रेल चालक स्वयं एप्लीकेशन के माध्यम से स्क्रीन पर बटन क्लिक कर ट्रैक चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा ड्रोन बनाने से लेकर साइंस मैनेजमेंट ऑफिस तक सभी इस एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर से संचालित किए जा रहे हैं। As you're aware, Indian Institute of Science essentially is a university rooted in deep science and engineering. We basically incubate startups that have at core of their offering deep sciences. Now, what they are trying to solve could be anything, but how they solve it has to be rooted in deep science. IISc अपने रिसर्च और इनोवेशन कामों के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन छात्र अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया थोड़ी कठोर है, लेकिन एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आगे की पढ़ाई काफी आसान होती है। यहाँ की फीस दूसरे संस्थानों के मुकाबले काफी कम है। हॉस्टल पर भी बहुत कम खर्चा आता है, और तो और छात्र प्रोफेसर के साथ काम कर अपना जेब खर्च भी निकाल सकते हैं। जहां तक पढ़ाई की बात है तो इसकी तुलना देश या विदेश के किसी भी चोटी के संस्थान के साथ की जा सकती है। और हो भी क्यों ना, इस क्लास को ही देखिए, इसमें कभी नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन पढ़ाया करते थे। पढ़ाई का वो स्टैंडर्ड आज भी कायम है। The students after completing this program can go for either job or for higher studies. Even students can do PhD directly immediately after the 4-year undergraduate program. In 2015, IISc introduced an option to the 4-year undergraduate program that if the students continue for the study for one more year, they get a master's degree. So that means they get a bachelor's plus master's degree at the end of the 5th year. विद्यार्थियों को वैसे तो IISc में कई सुविधाएं हासिल हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी में आकर्षण का एक केंद्र यहाँ की JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंस रिसर्च की फील्ड में जितना कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा उतना कहीं नहीं। This library is one of the major science and technology collection holding library in the world, and in total we have about 5 lakhs books. That's a combination of books and journals, and we spend about 18 to 20 crores per year to support science and technology content requirement for all our scientists and technologists, faculty and students. जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने कभी ये सपना देखा था कि भारत भी साइंस रिसर्च के क्षेत्र में सिरमौर बनेगा। IISc का दिल टाटा के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात धड़क रहा है। विश्व स्तरीय रिसर्च, आधुनिक मशीनरी और समर्पित युवा जोश ही इस संस्थान की पूंजी है। आज IISc दुनिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाला संस्थान है। अगर आपके दिल में साइंटिफिक रिसर्च के लिए जुनून है और अगर साइंस के किसी भी आयाम को आप अपना करियर ऑप्शन देख पाते हैं, तो बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खुली बाहों से आपका इंतजार कर रहा है।